नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एग्ज़ाम में किसी में। दोस्तों जो है हम लोग दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ रहे हैं। हम लोग जो है दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश के बारे में पढ़ रहे हैं और हमारे 2 वीडियो पढ़ चुके हैं ऑलरेडी तुगलक वंश के बारे में। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उनको देख लीजिए। और अगर हमारे चैनल को वीडियो देखने पर अगर पसंद आ रहे हैं तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। ये मेरा चैनल है एग्ज़ाम मेक इजी, ठीक है। मेरा नाम जितेंद्र सर है, ये मेरा चैनल एग्ज़ाम मेक इजी है, ठीक है। अब दोस्तों जो पिछले वीडियो है उनको देखें, बार बार देखें, जिससे आपको याद हो जाए, और अपने दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं, जिससे कि वीडियो उनके पास डायरेक्ट पहुंच सके, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों तुगलक वंश के बारे में। जो तुगलक वंश बता चुके हैं हम लोग 1320 से 1412 ईस्वी के बीच में हुआ था। टोटल 52 वर्षों तक इस मतलब जो है तुगलक वंश रहा। कल बताया तो सबसे ज़्यादा समय तक ही चला था। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बता रहे थे, जो 1325 से 51 तक शासन किया था। तो इसके बारे में हम काफ़ी कुछ बता चुके थे और इसके बारे में इसकी जो योजनाएं थीं उनके बारे में बता रहे थे। कल हम 2 योजनाओं के बारे में बता चुके थे। पहली योजना ये थी कि इसने जो है ये जो दिल्ली पड़ता है, दिल्ली से यहाँ पर देवगिरी पड़ता है, देवगिरी पर इसने जो है दिल्ली को राजधानी चेंज करके देवगिरी स्थापित कर दी थी, ठीक है। देवगिरी इसलिए स्थापित की थी क्योंकि ये चाहता था कि जो देवगिरी है पूरे इंडिया के मिडिल में पड़ता था, तो इससे ये दक्षिण भारत पर भी नियंत्रण स्थापित कर सके। लेकिन ये इसकी ये योजना असफल रही थी। और इसके बाद इसकी दूसरी योजना थी जो सांकेतिक मुद्रा वाली योजना जो थी वो भी इसने स्टार्ट की थी। बाद में उसमें भी इसको बहुत घाटा हुआ था और इसको जो है उसमें भी बहुत ज़्यादा हानि हुई थी, तो वो भी योजना असफल हो चुकी थी। इस तरह से हम ये 2 योजनाओं के बारे में बता चुके थे ऑलरेडी। अब हम जो विस्तार से अगली योजना जो है खुरासान योजना के बारे में बताने जा रहे हैं। बच्चों, खुरासान योजना क्या है? खुरासान योजना जो मोहम्मद बिन तुगलक था, ये क्या था, जिस समय इसका शासन दिल्ली क्षेत्र में था, तो दिल्ली क्षेत्र में ये पूरा क्षेत्र ऐसे इसका ये शासन था। और तो इस वजह से, और दक्षिण भारत में भी था। लेकिन जब इधर से चीन जो पड़ता है, इधर क्या पड़ता है, चीन पड़ता है, तिब्बत के बगल में चीन इधर, तो ये चीन जो क्षेत्र पड़ता है, चीन, ठीक है, चीन पड़ता है। तो यहाँ चीनी जो थे ये अपनी सीमा को बढ़ा रहे थे, धीरे धीरे बढ़ते हुए चले आ रहे थे। यहाँ से रास्ता मिल रहा था, बढ़ते हुए आ रहे थे। तो जब मोहम्मद बिन तुगलक को पता चला, जैसे आजकल भी इंडिया और चीन के बीच में थोड़ा झंझट होता रहता है, चीन के सैनिक कभी कभी अंदर आ जाते हैं, कहीं अरुणाचल प्रदेश से आ जाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से फिर हम लोग उनको चेतावनी देते हैं। तो इस वजह से चीन जो है भारत की ओर बढ़ रहा था इसके राज्य के समय, मोहम्मद बिन तुगलक के समय। तो इसने क्या किया कि उनको पीछे खदेड़ने के लिए खुरासान का योजना बनाई। खुरासान की योजना में क्या हुआ कि इसने जो है अभियान में हिमालय पहाड़ी क्षेत्र जो था, ये हिमालय जो है यहाँ से पहाड़ी क्षेत्र स्टार्ट होता होते हुए इधर पूरा जाता है, ये पहाड़ी क्षेत्र है। तो ये पहाड़ी क्षेत्र में जो है खुरासान जगह पड़ती, उधर जो है अभियान किया इसने। मतलब वहाँ पर इसने अपने लगभग 10,000 सैनिक भेजे थे। कितने भेजे थे? 10,000 सैनिक भेजे थे। लेकिन बदकिस्मती इतनी ज़्यादा ख़राब होती, जो नियत चाहती वही होता है। तो ऐसा ही इसके साथ भी हुआ, क्योंकि इसका दिन खराब चल रहा था, समय खराब चल रहा था। तो इसने 10,000 सैनिकों को भेजा था। लेकिन एक्चुअली में हुआ क्या, जब ये सैनिक हिमालय क्षेत्र में गए तो वहाँ पर बर्फीले तूफान आ गया। बहुत भयंकर बर्फीला तूफान आया था, जिसमें से 10,000 सैनिक थे, उनमें से सारे सैनिक मारे गए थे। केवल बोला जाता है कि नाम मात्र के 10 सैनिक वापस आ पाए थे। तो इस वजह से इसका ये जो खुरासान का अभियान था, ये भी जो है एक प्रकार से असफल हो जाता है और इसको बहुत ही लॉस होता है इस अभियान में। सैनिक भी जाते हैं, संपत्ति भी जाती है, और किसी भी राज्य के लिए 10,000 सैनिक बहुत होते हैं। तो देख लेते हैं एक बार खुरासान योजना। यह अभियान हिमालय पहाड़ी क्षेत्र में किया गया था। इसका उद्देश्य चीनियों की बढ़त को रोकना था।
दिल्ली सेना बहुत आगे बढ़ गई थी। अचानक बर्फीला तूफान आने के बाद लगभग 10,000 सैनिक इस तूफान में फंस जाने में के कारण मर गए थे, फंस गए थे तो बाद में मर गए थे, और 10 लोग ही वापस आ पाए थे। तो ये इसका खुरासान अभियान था। आप लोगों को पता चल गया, ये भी बदकिस्मती से ये भी असफल हो चुका था। और इसके बाद फिर जो इसने एक नया योजना बनाई थी, ये कृषि सुधार। इसने जो है कृषि सुधार के लिए अनेक कार्य किए, बहुत सारी योजनाएं बनाई। फिर लेकिन जब कहते हैं कि जब किस्मत खराब होती है तो जब आदमी अच्छा काम करता है तब भी वो बुरा हो जाता है। तो इसके समय एक ऐसी घटना घटित हुई थी जब इसने कृषि सुधार में इसने जो है थोड़ा सा अपने जो ये पड़ता है दोआब, ये बोलते हैं दोआब, जो ये ये गंगा नदी है और ये जो है यमुना नदी ऐसे जाके संगम में यानी कि इलाहाबाद प्रयागराज में मिल जाती है दोनों। तो जो इनके बीच का क्षेत्र होता है उससे बोलते हैं गंगा यमुना का दोआब। देखो ये गंगा यमुना दोआब है। तो इस दोनों के क्षेत्र को ये कृषि बहुत अच्छी होती है, अभी भी होती थी। तो इस क्षेत्र को अच्छी तरह से उपज के लिए योजनाएं बनाई। तो उस समय क्या हो गया, योजनाएं तो बना ली, लेकिन क्या हुआ, इसी के समय लगभग 6 वर्षों का अकाल पड़ा था। तो 6 वर्षों का अकाल बहुत बड़ा अकाल होता है बच्चों। 1 साल में आदमी मर जाता, 6 वर्षों का अकाल समझ लो कि पानी सही से होता नहीं था। कहीं अगर थोड़ा बहुत पानी हो गया तो कहीं हवा आ गई, तूफान आ गए, ओले गिर गए। इस तरह से खेती पैदा सही से नहीं हो पाई थी। 6 साल तक का जब बड़ा अकाल पड़ा तो उसकी वजह से बहुत सारी जनसंख्या इसके राज्य में मर गई थी। अब जब जनसंख्या मर गई थी, मरने लगे थे लोग, तो उसके राज्य में महामारी फैल गई। क्योंकि क्या होता है, जब कोई भी आदमी मरता है तो उसके विषाणु होते हैं, जब ज़्यादा डेड बॉडीज़ हो जाती तो महामारी फैल जाती। तो इसके राज्य महामारी फैल गई। तो उस महामारी से बचने के लिए इसने क्या किया था कि वहाँ से जो है भाग कर जो है ये वहाँ से चला गया था, दिल्ली से निकल के ये गंगा के किनारे पर एक जगह पड़ती है स्वर्ण द्वारी के लिए, वहाँ चला गया था। वहाँ रहा था 2.5 साल तक लगभग। तो अब देखते हैं क्या होता है। कृषि सुधार, इसने कृषि के क्षेत्र में अनेक योजनाएं बनाई, लेकिन इसी के समय भयंकर अकाल पड़ गया जो लगभग 6 वर्षों तक चला। इसकी वजह से बहुत से लोगों की मृत्यु हो जाने के कारण राज्य में महामारी फैल गई, जिसकी वजह से सुल्तान को 100 मील दूर जाकर रहना पड़ा। जो जगह का नाम था स्वर्ग द्वारी किले। ये कहाँ रहा था, स्वर्ग द्वारी किले में जाकर रहा था और लगभग 2.5 वर्षों तक रहा था। कितने वर्षों तक रहा था, 2.5 वर्षों तक रहा, जो आपको हमने बताई। और उसने एक काम और बहुत अच्छा काम किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। जब ये सिस्टम हो गया तो अब कृषि को, किसान बहुत गरीब हो गया था, तो किसान को उठाने के लिए कुछ, जैसे आजकल क्या होता है, जहाँ पर सूखा हो जाता है, जहाँ पर ओले गिर जाते हैं, तो सरकार उसको राहत पैकेज देती है। जैसे बुंदेलखंड वगैरह जहाँ ओले गिरे तो वहाँ पर सरकार कुछ पैसा देती है किसानों को, जिससे वो दोबारा से खेती को अपनी कर सकें। इसी तरह इसने भी जब 6 साल का अकाल पड़ गया तो इसने अपनी जो दोआब के बीच में जो कृषि किसान थे तो उनको उभारने के लिए इसने जो है एक नया विभाग बनाया जो कृषि विभाग था। उसका नाम था दीवान ए अमीर कोई। ये अलग से जो विभाग था जिसको बोलते हैं दीवान ए अमीर कोई। उसने दोआब क्षेत्र में कृषि को बढ़ाने के लिए एक विभाग बनाया, दीवान ए अमीर कोई। बहुत इंपॉर्टेंट है दीवान ए अमीर कोई क्या है, कौन सा विभाग है। तो बच्चों ये जो है कृषि विभाग किसने बनाया था, तो किसने बनाया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था, याद रखना। और जब जो इसके द्वारा ऋण दिया जाता था उसको तकावी ऋण कहते, तकावी ऋण दिया जाता था। कौन सा दिया जाता, तकावी ऋण दिया जाता, जिसको कृषि ऋण बोलते थे। ठीक है। इसी के समय विजयनगर, और देखो बच्चों क्या होता है, जब देश में बहुत सारी समस्याएं जो उत्पन्न हो जाती हैं तो दूसरे राज्य, छोटे छोटे राज्य अपने आप को अलग करने लगते हैं। और धीरे धीरे इसका जो है मोहम्मद बिन तुगलक का दक्षिण भारत से नियंत्रण होने लगा। तो एक नया राज्य स्थापित हुआ विजयनगर। विजयनगर की स्थापना हरियर और बुक्का 2 भाई थे, जिसको पहले मोहम्मद बिन तुगलक ने कैद किया था, भाग गए थे, और बाद में विजयनगर के साम्राज्य की स्थापना की थी। और यहीं पर एक बहमनी साम्राज्य भी, छोटे राजाओं का एक बहमनी साम्राज्य बन गया
एक विजयनगर साम्राज्य बन गया, ये इसी के समय बने थे। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, नया आता है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो है 1351 से 1388 के बीच में रहा। फिरोज शाह तुगलक जो था इसका जन्म 1309 ईस्वी में हुआ था बच्चों। ठीक है। और ये मोहम्मद तुगलक, जो मोहम्मद तुगलक थे उनके चाचा का पुत्र था, उनके चाचा रजब का पुत्र था। ठीक है। उसने फिर से, अब क्या यहाँ से कहते नहीं कि अगर कोई भी राज बहुत ऊंचाई पर जा चुका है तो उसका ढलान भी आता है, तो तुगलक वंश का ढलान स्टार्ट हो चुका था, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक का जो समय था वो बहुत ही पीक समय था, मतलब वो स्वर्णिम समय था। अब ढलान पे आ गया फिरोज शाह तुगलक के समय। फिरोज शाह तुगलक जो है बहुत ही कमज़ोर शासक था, इस वजह से इसने जो शक्ति दिखाई थी उलेमाओं के प्रति, अमीरों के प्रति, मोहम्मद बिन तुगलक ने वो शक्ति इसने समाप्त कर दी और इसने उलेमाओं को सम्मान दिया, राजनीतिक और धार्मिक दोनों में हस्तक्षेप करने का अधिकार दे दिया। उसके बाद क्या होता है, जो अमीर वर्ग थे तो इसने क्या किया, जब कोई अमीर वर्ग का इंसान अगर ख़त्म हो जाता है तो उसकी जगह उसके पद को, उसकी संपत्ति को उसके पुत्र को सौंप देने लगा। इस तरह से, और राजा का जो पद था और जो शाही पद थे सबको वंशागत कर दिया। तो ये इसके पतन के कारण की ओर बढ़ा और इसने मुसलमानों की तरफ बच्चों बहुत ज़्यादा फोकस किया। इसने कहा है कि मैं एक सच्चा मुसलमान हूँ और मेरा राज्य एक विशुद्ध इस्लामिक स्टेट है। ठीक है। तो यानी कि इसने जो है, और बहुत से कर, जैसे जजिया कर है बच्चों, तो जजिया कर जो पहले देखा गया है, जो जजिया कर लगता था तो कोई जजिया कर हटा दिया गया था पहले, तो वो जजिया कर दोबारा लग गया। और जजिया कर लगने पे जो पहले जजिया कर लगता था तो आज तक इतिहास में जो जजिया कर लगता था बच्चों, वो बच्चों, औरतों और ब्राह्मणों पर नहीं लगता था। लेकिन जो इसने जजिया कर लगाया है वो जो है बच्चों और स्त्रियों पर तो नहीं लगा, लेकिन ब्राह्मणों पर जजिया कर लगा। तो बच्चों इसके बारे में देखते हैं क्या है ये। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388, इसका जन्म 309 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक का मोहम्मद बिन तुगलक के चाचा रजब का पुत्र था। उसने फिर से अमीरों, सेना और उलेमाओं के प्रति तुष्टिकरण की नीति अपनाई, मतलब उनको बहुत ज़्यादा सम्मान दिया। और उसने निर्धारित किया कि अगर एक अमीर की मृत्यु पर उसके पुत्र को वही पदवी मिलेगी, वंशागत कर दिया गया, यानी कि वंशागत कर दिया पुत्र का, मतलब राजा का सेनापति उसका बेटा फिर सेनापति बनेगा। इस तरह से सिपाहियों को नगद वेतन की जगह भूमि की सूद देनी कर दी। इसने क्या किया था, जो मोहम्मद बिन तुगलक और जो दूसरे थे जैसे अलाउद्दीन खिलजी नगद वेतन दिया था, तो इसने नगद वेतन खत्म करके भूमि पट्टे स्थापित भूमि देने लगा था अपने सैनिकों को, जिससे वो अपना खर्चा चला सके। नगद वेतन बंद हो चुका था, तो यहाँ पर भूमि देना शुरू हो गया था। इसने घोड़े की गिनती सैनिकों के ऊपर छोड़ दी थी, इसने घोड़े की गिनती सैनिकों के ऊपर छोड़ दी थी, यानी कि जो घोड़ों की गिनती थी ये खुद न देखकर सैनिकों पर छोड़ दी थी। इसका कारण ये हुआ, इसमें इसका लॉस क्या हुआ कि जो सैनिक होते थे जिनका घोड़ा खराब होता था, जो गिनती करने वाले होते थे, तो उनको कुछ पैसे देकर वो अपने खराब घोड़े को भी सेना में भर्ती करा लेते थे, जो बाद में बड़ा ही, जैसे सेना लड़ते समय जो घोड़ा बेकार है वो किस काम का है, लेकिन भर्ती में काउंटिंग में वो अच्छे घोड़े के, तो उसका जो जैसे खच्चर होता है उसको बताया तो वेतन कम मिलता था और घोड़े को ज़्यादा मिलता था, तो वेतन उसको घोड़े को मिल रहा होता था वो खच्चर। तो इस तरह से व्यय ज़्यादा होता तो क्वालिटी कम मिल रही थी। ठीक है। तो इस तरह से घोड़े की गिनती सैनिकों के ऊपर छोड़ दिया था। ये लोग गिनतियों को पैसा, जो गिनती करते थे को पैसा देकर अपने खराब घोड़े को भी सेना में भर्ती करा लेते थे। ये अपने आप को सच्चा मुसलमान शासक, मैंने जो बताया था, ये अपने आप को सच्चा मुसलमान शासक और राज्य को विशुद्ध इस्लामिक राज्य बताया था, इसलिए कि हमारा राज्य जो है विशुद्ध इस्लामिक राज्य है, जिसने उलेमा प्रसन्न हो सके, इसने इसलिए किया कि उलेमा प्रसन्न हो सके। फिर बाद में जजिया कर पुनः लगाया, ब्राह्मणों से भी जजिया कर लिया बच्चों, इसने जजिया कर स्त्री बच्चों को छोड़ दिया, लेकिन ब्राह्मणों से भी जजिया कर लिया था।
तो इस तरह से बच्चों ये हमारा जो है आज मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पूरा सब योजनाएं हो चुकी हैं। फिरोज शाह के बारे में काफ़ी कुछ बता चुके हैं। अब जो थोड़ा बचा हुआ है एक वीडियो में, कल पूरा जो है तुगलक वंश खत्म हो जाएगा और इसमें कोई भी पॉइंट नहीं जो छूट रहा हो। बच्चों एक एक पॉइंट लिया जा रहा है, जो चीज़ ना समझ में आए तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। अपने दोस्तों को भी शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं और बार बार देखें जिससे याद हो। थैंक यू।